हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL का जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ग्रेड थर्ड जो कि ITI स्टूडेंट्स का पेपर था, उस पेपर का हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपसे टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्निकल के। तो यहाँ से हम टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चंस थे 60, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। प्लस इसके साथ ही यहाँ से आपसे 60 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल के भी पूछे गए थे। तो टोटल यहाँ पे आपका जो पेपर था वो 120 नंबर का यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपके जो टेक्निकल के 60 क्वेश्चंस थे, उन 60 क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी नए पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस पेपर में क्या है कि आपसे अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि मशीन हो गया, आपका पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है सेक्शन वाइज क्या है कि आपको पेपर में थोड़ा मिस प्रिंटिंग की वजह से आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए थे। जैसे कि आपके कंट्रोल सिस्टम वाले पोर्शन में सिग्नल एंड सिस्टम के क्वेश्चन रख दिए, मशीन वाले सेक्शन में आपसे पावर सिस्टम के क्वेश्चन रख दिए। तो ऐसा आपकी जो है कुछ सेक्शन को ऊपर नीचे डिवाइड हो गए थे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन आपको क्वेश्चन सारे यहाँ पे सही थे। तो यहाँ पे इस चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ द वोल्टेज वी इंड्यूस इन द कोइल विद एन टर्न्स एंड अ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो यहाँ से आपको फेराडे का नियम बताना है। तो आपको पता है कि जो फेराडे का जो नियम होता है वो क्या होता है। फेराडे का नियम ई बराबर क्या होता है आपका NdΦ/dt। ये आपका क्या होता है, फेराडे का नियम होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फेराडे के नियम की जनरेटर के अंदर, तो आपको जो जनरेटर के अंदर जो फेराडे का नियम लगता है तो वो कौन सा लगता है आपका, ई बराबर क्या होता है यहाँ पे आपका BLV साइन थीटा। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है BLV साइन थीटा, ये आपका जनरेटर के अंदर लगता है और ये भी आपका फेराडे का नियम होता है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथ के लिए 8 ओम शाखा में धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको जो सर्किट दिया हुआ है इसमें 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें आपको ये करंट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको इस नोड का वोल्टेज पता चल जाएगा तो आप जो है इसमें आपको पता है कि वोल्टेज पता चल जाएगा, तो आपको करंट बराबर क्या होता है, आपका करंट बराबर वोल्टेज इंटू रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ से अगर आपको इस नोड का वोल्टेज पता चल जाएगा तो आप सीधा रेसिस्टेंस जो आपकी 8 ओम का उससे भाग दे दोगे, तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगी। तो इस नोड का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो नोड का वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से KCL का यूज़ करेंगे। तो KCL का यूज़ कैसे करना है तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमको इस ब्रांच में कोई करंट नहीं दी हुई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I1 करंट मान लेंगे। उसी के साथ हमको इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं दी हुई तो हम यहाँ से करंट I2 मान लेंगे। और यहाँ पे हमको इस ब्रांच में करंट I8 दी हुई तो हम इस I8 ही मानेंगे। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज हो जाएगा, हम इसको V मान लेंगे। तो यहाँ से हमको इस वोल्टेज V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे, किरचॉफ का करंट का नियम लगाएंगे। तो आपको पता है KCL के अनुसार क्या होता है, आपकी किसी भी नोड पर आने वाली करंट बराबर नोड पर जाने वाली करंट होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नोड पर आने वाली करंट कौन कौन सी है हमारी, I1 प्लस I2, और नोड से जाने वाली करंट कौन सी है हमारी, I8। तो यहाँ से I8, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो करंट क्या होती है हमारी, I बराबर V/R। तो V/R क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस V अपॉन रसिस्टेंस कितना है हमारा इस ब्रांच का, 2 ओम का, प्लस यहाँ से हमारा क्या है, माइनस का V अपॉन रसिस्टेंस कितना हमारा 4, इज इक्वल टू हमारा इसमें कितना हो जाएगा, V/4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स जो थी हमारी, ये जो दोनों टर्म है हमारी इक्वल के इस साइड, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस का 2V माइनस 3 माइनस V इज इक्वल टू V/4। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि 4 से, ये हमारा कितना था, V/8 था, यहाँ पे सॉरी 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 2 टाइम्स कट गया। तो ये 2 का मल्टीप्लाई हम इस साइड कर देंगे। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, माइनस का 4 वोल्ट, माइनस का 6, माइनस का 2V।
बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 10 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 दूनी 20 माइनस 4v1 माइनस 6 माइनस 2v1 इज इक्वल टू v। यहाँ पे आपके पास ये हमने v1 नहीं माना था, हमने यहाँ पे क्या माना था, v माना था। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4v माइनस का 6 माइनस का 2v इज इक्वल टू v। तो यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो कि 20 में से हमारे पास 6 गए तो कितने बचेंगे, 14। और ये हमारा माइनस का 4v और 2v, 6v हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 7v हो जाएंगे। तो v बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 14/7। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, v की वैल्यू 2 वोल्ट आ जाएगी। तो यहाँ से अब हमको जो ये वोल्टेज मिला है, ये यहाँ का ये कितना मिल चुका है, अब हमको 2 वोल्ट मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इस ब्रांच में करंट निकालनी है। तो करंट बराबर क्या होता है हमारा, वोल्टेज बटा रसिस्टेंस, तो यानी कि 2/8। तो 2/8 कितना होता है हमारा, ये होता है 0.25। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, फोर्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन यू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ टू द फॉलोइंग नोड द करंट रिलेशन इज गिवन बाय। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ये नोट है, इस पर आपको केसीएल लगाना है। तो आपको पता है कि जो केसीएल होता है, किरचॉफ का करंट नियम होता है, इसके अनुसार क्या होती है आपकी, किसी भी नोड पर आने वाली धारा बराबर क्या होती है, जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो इस नोड पे आप देख सकते हो I1 आपकी इनकमिंग करंट है, I3 भी नोड पे आ रही है और I4 भी आ रही है। तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर नोड से जा कौन कौन सी रही है, I5 जा रही है और I2 जा रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I2 प्लस I5। तो हम इसको भी, ये जो दो टर्म है हमारी, इसको भी इज इक्वल टू के हम इधर ले आएंगे। तो इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5। तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन आपको कौन सी इक्वेशन में मिल रही है, कौन से ऑप्शन में मिल रही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यदि L1 तथा L2 कुंडली 1 और कुंडली 2 के प्रेरकत्व हैं, तो चुंबकीय परिपथ का कुल प्रेरकत्व निम्न में से किस प्रकार दर्शाया जाएगा। यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, दो दो कुंडली दी हुई है, ये आपको L1 हो जाएगा और ये आपके पास L2 कुंडली है। इनमें आपको जो वाइंडिंग है, इनका जो इंडक्टेंस है वो क्या है, L1 है, और इनका इस सेकंड का इंडक्टेंस क्या है, L2 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों के डॉट क्या है, आपके ऊपर की साइड है, यानी कि एडिटिव पोलैरिटी है। तो जब भी हमारा क्या होता है, एडिटिव पोलैरिटी होती है, तो हमारा इक्विवेलेंट जो तुल्य प्रेरकत्व निकल के जो आता है वो क्या आता है हमारे पास, जब दोनों के डॉट अगर सेम पोलैरिटी को, तो ये क्या होता है हमारे जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये जो दोनों डॉट है, एक डॉट आपका ऊपर होता और एक डॉट आपका अगर नीचे होता, तो ये आपकी फिर कौन सी पोलैरिटी बन जाती है, आपकी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी बन जाती। उस केस में आपका L इक्विवेलेंट जो आता वो क्या आता, L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो उस कंडीशन में फिर आपका जो और नीचे जो ये वाला ऑप्शन है, इस तरह से आपका सही आंसर होता। लेकिन आपसे दोनों डॉट ऊपर दिए हुए, यानी कि यहाँ से आपको एडिटिव पोलैरिटी, यानी कि आपको जोड़ने वाला यहाँ पे पोलैरिटी है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित परिपथ के लिए धारा सोर्स आपूरित या अवशोषित विभव P4 निर्धारित करें। तो यहाँ से आपको जो P4 दिया गया है, ये सोर्स आपका जो धारा, जो हमारे पास पावर है, पावर का जो है क्या कर रहा है, या तो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर डिलीवर कर रहा है, यानी कि पावर को अवशोषित कर रहा है या फिर आपूरित यानी कि दे रहा है। तो हमको इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, समांतर में वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज आपका इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 8 वोल्ट। ये हमारे पास यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि समांतर में वोल्टेज सेम होता है। अब यहाँ से आपको करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 एम्पियर दी हुई है। तो हम करंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.2 इंटू 5। तो करंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 एम्पियर। तो यहाँ से आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। तो वोल्टेज कितना है हमारा 8 और करंट कितनी है 1। तो पावर कितनी आ जाएगी हमारी 8 वाट। तो अब देख सकते हो यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दो ऑप्शन है, जिसमें 8 वोल्ट यहाँ से आपको पावर दी गई है। तो अब आपको कैसे निकालना है कि अगर हमारी कोई बैटरी अगर इस प्रकार कनेक्टेड होती है, ये अगर इसमें हमारी पावर यहाँ से बाहर निकल, करंट बाहर निकल रही होती है, यानी कि इस तरह से अगर हमारी पावर
पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमारी करंट बाहर निकलती है तो इसका मतलब होता है कि वो पावर को डिलीवर कर रहा है, यानी कि पावर को क्या कर रहा है, अपना डिलीवर करने का मतलब होता है आपूरित करना। और अगर बैटरी की पोलैरिटी हमारी इस प्रकार होती है, और अगर हमारे पास इसकी जो करंट की जो पोलैरिटी है यानी कि प्लस इधर और माइनस इधर होता है, और इस डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है, तो इसका मतलब होता है ये क्या कर रहा है, हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब। और इसका मतलब होता है हमारे पास डिलीवर। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने अभी ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे प्लस लिया था और यहाँ से माइनस लिया था। तो यहाँ पे आप जो इस सोर्स की जो डायरेक्शन देखोगे तो इसकी पॉजिटिव यानी कि इसमें जो डायरेक्शन है करंट की वो प्लस से बाहर है, तो प्लस से बाहर का मतलब होता है डिलीवर करना। तो ये क्या कर रहा है, सोर्स आपका 8 वोल्ट की पावर है उसको क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। डिलीवर का मतलब होता है आपूरित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा द मंथली रीडिंग्स ऑफ अ कंज्यूमर मीटर एज फॉलोज। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है कि आपको जो कंज्यूमर की रीडिंग है वो आपको मीटर की रीडिंग इस प्रकार दी गई है कि आपका मैक्सिमम डिमांड आपको दिया हुआ है 50 किलोवाट, एनर्जी कंज्यूम दी हुई है 36,000 किलोवाट आवर, और रिएक्टिव एनर्जी दी हुई है 24,000 किलोवाट आवर। तो यहाँ से आपसे एवरेज लोड और एवरेज रिएक्टिव पावर पूछा गया है। तो आपको यहाँ से इसका फॉर्मूला पता होगा तो आप बिल्कुल दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहाँ से सबसे पहले अगर बात करते हैं एवरेज लोड, तो एवरेज लोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ। तो क्योंकि आपको इसमें मंथली दिया हुआ है तो एक मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ, यानी कि आपने एक महीने में कितनी बिजली को कंज्यूम किया है यानी कि उपयोग में लिया है, अपॉन आपको लिखना होता है टोटल टाइम, यानी कि हमको क्या लिखना होता है, टोटल टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं हमारे पास 30, और एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं 24। तो ये हमारे पास हो जाएगा टाइम। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली एवरेज लोड निकालने के लिए भी आपको इसमें वैल्यू पुटअप करनी है इस फॉर्मूले में, और रिएक्टिव पावर के लिए भी आपको इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दोनों आपको एनर्जी कंज्यूम यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम दिया हुआ है वो मंथली, तो वो भी आपको यहाँ पे एक बार किलोवाट आवर में निकालनी है, और एक बार आपको रिएक्टिव एनर्जी की फॉर्म में निकालनी है। तो ये भी आपको एनर्जी कंज्यूम दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक बार आपको लिखना है 36,000 अपॉन 24 इंटू 30, और फिर सेकेंड टाइम निकालेंगे तो ये कितना लिखेंगे, 24,000 अपॉन 30 इंटू 24। तो यहाँ से हम फर्स्ट केस के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एनर्जी कंज्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा, 36,000 अपॉन 24 इंटू 30। ये क्या हो जाएगा हमारा 24 इंटू 30। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमको कितना मिल जाएगा, जो हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड है वो कितनी मिल जाएगी हमको किलोवाट में, तो वो मिल जाएगी हमको 50 किलोवाट। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टिव पावर को भी सेम वे में इसी प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करने के लिए भी क्या होगा हमारे पास, 24,000 अपॉन 30 इंटू 24। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रिएक्टिव पावर ये आ जाएगा हमारे पास 33.33 kVAR। क्योंकि हमारे पास ये रिएक्टिव पावर थी तो हमारा इसको वोल्टेज जो यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो क्या हो जाएगा kVAR, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका 4th नंबर वाला सही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t प्लस π/4। तो यहाँ से आपको जो सिग्नल दिया हुआ है, इस सिग्नल का आपको क्या निकालना है, इस सिग्नल का आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, टाइम पीरियड आपको यहाँ से निकालना है। ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो अब आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके हमारे पास जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। इस प्रकार हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो जब हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो ओमेगा की जगह आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से ओमेगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है हमारे पास 2πf इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2/2π। तो ये 2 से 2 गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/π। तो अब आपको पता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारा टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है,
1/f होता है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1/f होता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट करी थी 1/f, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास कितना आया था, 1/पाई आया था, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई। तो हमारा टाइम पीरियड जो कैलकुलेट होकर आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यानी कि पाई सेकंड, क्योंकि टाइम पीरियड सेकंड में होता है। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी और x ऑफ n इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ एन हो, तो संकेत x ऑफ टी और x ऑफ n क्या कहलाएंगे। तो यहाँ से आपसे सिग्नल एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ दो सिग्नल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके हमारे इवन सिग्नल क्या होते हैं और ओड सिग्नल क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इवन सिग्नल की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से इवन सिग्नल। इवन सिग्नल का मतलब होता है सम संकेत। क्या होता है हमारे पास, सम संकेत। तो हमारे पास सम संकेत क्या होते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो सब सम संकेत की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ टी है, और यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का हमको आउटपुट मिलता है, ये सेम आउटपुट, अब क्या करें, अगर हम इसमें टाइम की वैल्यू को चेंज कर दें, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन हम टाइम को चेंज कर दें, यानी कि जो हमारा टाइम टी था अगर इसको माइनस टी कर दें, लेकिन हमारा ये जो मैग्नीट्यूड है ये यानी कि हमारा जो अधिकतम मान है ये कांस्टेंट बना रहे, तो ये हमारे किस प्रकार के सिग्नल होते हैं, ये हमारे होते हैं इवन सिग्नल। यानी कि जो हमारा इस इधर इस साइड है वही हमारा क्या होगा, हमको इस साइड मिलेगा। यानी कि क्या, वो इसमें हमने क्या किया, बस टाइम को चेंज कर दिया, क्योंकि पहले हमारा टाइम पॉजिटिव था अब टाइम नेगेटिव है। तो ये हमारे किस प्रकार के सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे इवन सिग्नल में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ माइनस टी, क्योंकि हमने टाइम को चेंज कर दिया है। इसी प्रकार अगर हम एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, तो यहाँ पे इसी का हमारा एक एग्जाम्पल क्या होता है कि ये हमारा एक्स ऑफ एन होता है और ये हो गया हमारा टी। तो यहाँ पे जो वैल्यू इस साइड है, जैसे कि ये हमारा 1 था, तो इसी प्रकार हमको इस साइड भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमारा इस साइड 2 था तो हमको इस साइड भी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड हमारा राइट हैंड साइड में है वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा। तो ये हमारे किस प्रकार के सिग्नल होते हैं, इवन सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन। तो ये हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, ओनली टाइम को चेंज कर दिया है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, वो क्या पूछा जा रहा है यहाँ से, अब आपको क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चन है आपका एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी, यानी कि आपको जो क्या किया उसने टाइम को चेंज कर दिया, और एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ एन। यहाँ से देख सकते हो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ एन, यानी कि इसने फिर से टाइम को चेंज कर दिया। तो ये आपके हमारे किस प्रकार के सिग्नल होंगे, तो ये हमारे इवन यानी कि सम संकेत की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओड सिग्नल की, कौन से ओड सिग्नल, ओड सिग्नल क्या होते हैं, हमारे विषम संकेत होते हैं। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं हम, विषम संकेत। तो विषम संकेत क्या होते हैं, जिसमें हम किसी भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड और उसका टाइम दोनों चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे विषम संकेत कहलाते हैं। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ से एग्जांपल की, तो ये हमारे पास कुछ सिग्नल था, इसका पॉजिटिव वैल्यू कुछ इस तरह से थी, ये हमारे पास एक्स ऑफ टी था और ये टाइम पीरियड टी था। अब हमने क्या किया कि सेम वैल्यू का ही हमने क्या कर दिया, इसका टाइम भी चेंज कर दिया और हमने इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया। जब ये हमारा पॉजिटिव था तो अब हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया और टाइम भी नेगेटिव कर दिया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इस माइनस टी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा विषम सिग्नल होगा। यानी कि एक्स ऑफ टी जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स ऑफ टी। तो ये हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम हमारे क्या हो जाएंगे, इवन सिग्नल ओड सिग्नल हो जाएंगे, यानी कि विषम संकेत हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ इस प्रकार से कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमारे पास इधर 1 है, तो यही वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इधर 1 होगी। ये अगर कोई वैल्यू हमारे पास इधर 2 है, तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में 2 होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने इसका टाइम भी चेंज कर दिया, समय भी चेंज कर दिया और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया। ये क्या था, हमारे पास एक्स ऑफ एन था और ये टी था। तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ एन। तो ये हमारा किस प्रकार के सिग्नल होते हैं, ये हमारे विषम संकेत होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन और आगे
आने वाले क्वेश्चंस में आपसे कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसमें आपसे यही पूछा गया है और यही डायग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये डायग्राम कौन से सिग्नल का है, यानी कि कौन से संकेत है आपके, इवन सम संकेत है या विषम संकेत है। तो अब आपको याद रखना है, क्योंकि मैं वहाँ पे उस क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा, मैंने आपको यहीं पे समझा दिया है कि आपके इवन सिग्नल सम संकेत क्या होते हैं और विषम संकेत क्या होते हैं। तो यहाँ से उस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या करना होगा, यहाँ से विषम संकेत करना होगा, क्योंकि आपको सेम डायग्राम दिया होगा उस क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand of the consumer and the units consumed is called। तो जब भी हमारी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट मैक्सिमम डिमांड पर और आपका एन यूनिट्स कंज्यूम अगर दोनों के ऊपर चार्ज की जाती है तो उस तरह के टेरिफ को हम क्या कहते हैं, तो इस तरह के टेरिफ को हम क्या कहते हैं, टू पार्ट टेरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं, टू पार्ट टेरिफ कहते हैं। और यहाँ से आपको जो मैक्सिमम डिमांड पूछी जाती है, मैक्सिमम डिमांड आपकी किस में होती है, तो आपकी मैक्सिमम डिमांड जो होती है ये हमारी किलोवाट में होती है। और हमारे पास जो यूनिट कंज्यूम होती है ये किस में होती है, हमारे पास किलोवाट हावर में होती है। तो यानी कि टू पार्ट टेरिफ क्या हो जाएगा, किलोवाट प्लस किलोवाट हावर। तो ये हमारे पास टू पार्ट टेरिफ होता है। तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आप देख सकते हो, यहाँ से ऑप्शन में हो जाएगा हमारे पास टू पार्ट टेरिफ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रैखिक समय स्थिरांक प्रणाली को निम्नलिखित में से किसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, योज्यता, एकरूपता, समरूपता और समय निर्भर स्थिरांक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक साइज ऑफ अ कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। तो हम किसी भी कंडक्टर की इकोनॉमिक साइज जो निकालना चाहते हैं, यानी कि उस कंडक्टर की किस साइज पे हम इकोनॉमी पे हम उस कंडक्टर को अच्छे से ऑपरेट करवा सकते हैं, तो वो निकालते हैं हम केल्विन के नियम के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का विद्युत कारक क्या होता है। तो विद्युत कारक का मतलब होता है यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिकल फैक्टर। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फैक्टर। और इलेक्ट्रिकल फैक्टर हम किसको कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। तो अब आपको पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है हमारे पास, एक्टिव पावर अपॉन एपेरेंट पावर जो होती है ये क्या होता है हमारे पास, पावर फैक्टर होता है। यानी कि cos फाई जो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर अपॉन एपेरेंट पावर। एक्टिव पावर को हम क्या कहते हैं, सक्रिय शक्ति, और इस अपेरेंट पावर को क्या कहते हैं, आभासी शक्ति। तो यहाँ से हमारा पावर फैक्टर cos फाई क्या हो जाएगा, सक्रिय शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो आप देख सकते हो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सिग्नल शोन इन द गिवन इमेज। तो यहाँ से ये जो आपको इमेज दिया गया है इसमें आपको सिग्नल को पहचानना है। तो मैंने अभी आपसे कुछ 2 से 3 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको क्या बताया था कि हम इवन सिग्नल और ओड सिग्नल यानी कि सम संकेत और विषम संकेत बताया था। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ से हमने इस क्वेश्चन में इस किसी भी सिग्नल, इस सिग्नल के क्या किया हमने, टाइम को भी चेंज कर दिया और मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दिया। तो जो हमारा टाइम भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओड सिग्नल कहते हैं, यानी कि विषम संकेत कहते हैं। तो यहाँ से मैंने अभी आपको लिख करके भी बताया था, जो हम यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स ऑफ एन, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड भी माइनस में कर दिया और टाइम भी माइनस में कर दिया। तो ये हमारे किस तरह के संकेत होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं विषम संकेत। तो हमारा इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओड सिग्नल्स। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन अ। तो हमारा जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो होती है सबसे कम, वो किस में होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारे पास क्या होती है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो होती है वो सबसे मिनिमम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, नेग्लेक्टिंग सैचुरेशन इफ द करंट टेकन बाय अ सीरीज मोटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 12 एम्पियर द परसेंटेज इंक्रीज इन द टॉर्क विल बी। तो यहाँ से आपको परसेंटेज चेंज निकालना है टॉर्क में। तो आपको पता है कि जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें टॉर्क हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA² होता है। तो यहाँ से आपको रिलेशन पता है, तो अब क्या करेंगे, टॉर्क परसेंटेज चेंज इन टॉर्क जो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं n² - 1 × 100। तो
तो यहाँ से आपको n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू होती है हमारे पास n बराबर फाइनल वैल्यू जो अंतिम वैल्यू अपन इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक वैल्यू, तो हमारे पास 12/10, तो ये कितना हो जाएगा, n हमारे पास 1.2 हो जाएगा। तो हमको 1.2 की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर माइनस 1/100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.2 का स्क्वायर, तो ये होता है हमारे पास 1.44 माइनस 1/100, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.44 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44%। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन टॉर्क आएगा वो कितना आएगा 44%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s। तो यहाँ से आपको 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो यहाँ से आपको मैं 4 सिग्नल के बारे में बताना चाहता हूँ। वो 4 सिग्नल किस प्रकार होते हैं आपके, सबसे पहला होता है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले होता है हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारे पास 1/s होता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट सिग्नल हो गया। सेकेंड हम बात करता हूँ मैं इम्पल्स सिग्नल की, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट लाप्लास ही पूछा जाता है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि 1/s जो होता है वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब, तो सेकेंड जो आता है वो आता है हमारा स्टेप। अब जो आएगा हमारे पास क्या आता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। जो नेक्स्ट वाला क्या होता है हमारे पास यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है हमारे पास 1 होता है। उसी प्रकार हमारे पास जो तीसरा सिग्नल आता है हमारे पास रैंप फंक्शन। कौन सा होता है, रैंप। तो रैंप का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है 1/s²। और एक होता है हमारे पास लास्ट में पैराबोलिक। तो पैराबोलिक का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है 1/s³। तो ये आपको डायरेक्ट इनके याद रखने लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपसे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट स्टेप फंक्शन, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करते हैं हम, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है हमारे पास u ऑफ t होता है, ये हमारा हो जाएगा टाइम। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है 1 होता है, यानी कि कांस्टेंट लिया हुआ हमने 1। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है 1/s होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारा t ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मिलेगा हमको। और अगर हमारे पास t जो है वो लेस देन 0 होगा, t अगर हमारा लेस देन 0 होगा तो हमको ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये आपसे यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/s के लिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 t इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हमको पॉजिटिव मिलेगा। और लेस देन 0 पे हमको 1/s का ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्राइमरी ट्रांसमिशन इज डन बाय अ सिस्टम। जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है उसमें हमको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। तो न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है तो किसके द्वारा किया जाता है, हमारा 3 फेज 3 वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द सेवरल सिस्टम आर गिवन बिलो, डिटरमाइन इन ईच केस इफ द सेट ऑफ रूट रिप्रेजेंट स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल और अनस्टेबल। तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशंस दी गई है। तो इन 3 इक्वेशंस में आपको बताना है कौन सी इक्वेशन स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है और कौन सी मार्जिनली स्टेबल है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो S1 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमको -1 -2। S2 कितना दिया हुआ है -6 -4 और -7। और S3 हमको क्या दिया हुआ है, S3 दिया हुआ है हमको -2 -j3 -2 + j3। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है। तो ये हमको 3 इक्वेशन दी गई है। तो जब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशंस के अगर रूट में अगर हमारे पास माइनस साइन आता है तो ये क्या होता है हमारे पास स्टेबल सिस्टम होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, यानी कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन में माइनस वाले साइन होते हैं सारे जो हमारे पास जो नंबर होते हैं माइनस में होते हैं, तो ये हमारा कौन सा होता है स्टेबल सिस्टम होता है। यानी कि हमारे पास ये दोनों ही माइनस है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास
स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं इसकी सेकंड वाले की S2 की, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास +7, ये आपके पास 7 जो ये क्या है प्लस में है, तो अगर एक भी टर्म अगर हमारे पास प्लस में आ जाती है तो ये हमारा कौन सा सिस्टम होता है, अनस्टेबल सिस्टम होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब भी हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसके जो हमारा रियल पार्ट होता है अगर वो नेगेटिव है, और हमारा अगर जो इमेजनरी पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ये हमारा किस प्रकार होता है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। तो ये इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अब थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, मार्जिनली स्टेबल। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। S1 हमारा स्टेबल होगा, S2 अनस्टेबल होगा, और S3 हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा, क्योंकि S1 में हमारे पास क्या है, दोनों में ही नेगेटिव साइन है, और S2 में हमारे पास क्या है, एक 7 जो है पॉजिटिव टर्म आने से ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। वरना अगर ये -7 होता तो ये भी हमारे पास स्टेबल सिस्टम होता। और ये हमारे पास इसमें यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमारा कौन सा होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, इन अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द डेरिवेटिव डी कंट्रोल हैज़ आउटपुट प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस में आपको जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, तो इसमें डेरिवेटिव जो डी कंट्रोल है उसका आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे पास पहला ऑप्शन है इंटीग्रेशन E/dt, ऑप्शन बी है हमारे पास E/s/s, और ऑप्शन थर्ड है dE/dt, और ऑप्शन फोर्थ है E/t। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो एक होता है हमारे पास डेरिवेटिव होता है, एक हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमको जो डेरिवेटिव पूछा गया है तो हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव के लिए हम क्या लिखते हैं, dE/dt लिखते हैं। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका डेरिवेटिव सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t। तो यहाँ से आपको e⁻²t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास e⁻−at इज इक्वल टू 1/s+a, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, e⁻²t, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/s, और a की जगह आपको क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो +2 हो जाएगा। तो हमारे पास e⁻−2t का जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 1/s+2। लेकिन अगर आपसे यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें, तो अगर यहाँ से आपको e⁻at का फॉर्मूला पूछा जाता तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/s-a हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, और अगर हमारा यहाँ पे प्लस साइन आए तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन आएगा। ये आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय 3dy/dt + 2i इज इक्वल टू u, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से आपको जो सिस्टम दिया गया है इसका आपको यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो u जो दिया हुआ है ये क्या है आपका, यहाँ से इनपुट है, और आपको जो y जो दिया हुआ है ये क्या है हमारा y जो ये क्या है हमारे पास आउटपुट है। तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, आउटपुट ये होता है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो यहाँ से हमको u जो दिया गया है वो हमको क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, और y आउटपुट दिया हुआ है। इन दोनों का हमको डिफरेंशिएशन करना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके हमको इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसका हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 3sy + 2y, और u का क्या हो जाएगा हमारे पास u, क्योंकि हमारा जो भी हमारी इस इक्वेशन होती है वो टाइम डोमेन फंक्शन में होती है, तो एक इसमें s डोमेन में चेंज हो जाती है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे। तो y कॉमन लेने के बाद ये हमारा कितना बन जाएगा, 3s + 2 इज इक्वल टू u। तो मैंने अभी आपको बताया था u हमारा क्या है, इनपुट है, और y क्या है हमारे पास आउटपुट है। तो यहाँ से हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट होकर आएगा TF, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो y/u। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/3s + 2। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड व्हेन अ लोड ऑफ 450 वोट इज कनेक्टेड टू इट, द मीटर कांस्टेंट इन रिवोल्यूशन पर किलोवाट हावर विल बी। तो यहाँ से आपको एनर्जी मीटर कांस्टेंट पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट निकालना है। तो एनर्जी मीटर कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एनर्जी मीटर यहाँ पे होता है हमारे पास एनर्जी मीटर कांस्टेंट, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये के बराबर क्या होता है हमारे पास, एन स्पीड होती है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि हमारे पास स्पीड किस में होती है, ये हो जाएगी हमारे पास स्पीड एन अपॉन पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास अगर बात करता हूँ मैं, ये पावर हमारे पास किस में होती है, किलोवाट में लेते हैं हम यहाँ पे, और टाइम किस में लेते हैं, टाइम यहाँ पे हम घंटे में लेते हैं, यानी कि हावर में टाइम को लेते हैं। तो यहाँ से अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है। तो यहाँ पे हमारा के बराबर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, एन दिया हुआ है हमको 10 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है 10। उसके बाद यहाँ से अगर बात करता हूँ पावर, तो पावर कितनी दी हुई है 450 वोट। इसको किलो वोट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, इनटू यहाँ से हमको टाइम निकालना है। तो टाइम कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो सेकेंड को घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से जब हम इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो के की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलेगी, के की वो कितनी मिल जाएगी 800 यहाँ से, यानी कि हमारे पास एनर्जी मीटर कांस्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्टेबल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग सिस्टम विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास एस बराबर क्या होगा -1 होंगे तो ये हमारा कौन सा होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। तो यहाँ से आपको स्टेबल सिस्टम बताना है। तो एस बराबर क्योंकि आपको यहाँ से जो दिया गया है वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, s+1 = 0। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, s बराबर -1। तो हमारे रूट क्या होंगे, इसके -1 होंगे। तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड की, तो ये हो क्या, s - 1 = 0। तो s क्या हो जाएगा 1, यानी कि पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का स्टेबल सिस्टम पूछा गया है। तो स्टेबल सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, s+1 = 0। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लॉजिक गेट विच प्रोड्यूसेस अ जीरो और लो लेवल आउटपुट व्हेन वन और बोथ द इनपुट आर 1 इज कॉल्ड। तो यहाँ से आपको बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नॉर गेट। अब वो कैसे होता है उसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो नॉर गेट की हमारे पास ट्रुथ टेबल जो होती है वो क्या होती है, ये हो जाएगा हमारे पास नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। ये हो जाएगा हमारे पास इनपुट ए, इनपुट बी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 1। तो यहाँ से आपका नॉर गेट जो होता है ये आपका दो गेट का सम होता है, एक और गेट प्लस नॉट गेट, इन दोनों का सम होता है। तो जो भी हमारा नॉर और गेट का आउटपुट होता है उसका क्या करना होता है, हमको कॉम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसका हमारे पास हमको नॉर गेट का जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, 1 0 0 0। अब आपको क्वेश्चन पे पढ़ना है कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जब भी आपका कोई भी सिग्नल जीरो या लो होता है, यानी कि जीरो या लो होता है, जब आपका दोनों इनपुट हाई होते हैं तो उस टाइम पे हमारा कौन सा सिग्नल होगा। यानी कि आपका कोई भी एक दोनों, जब हमारे पास दो इनपुट सिग्नल है ए और बी, अगर दोनों इनपुट सिग्नल में से एक भी हाई होता है तो हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हमको 0 मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा जो ये वाला और ये सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर पे हैं। अगर इनमें से हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या हुआ, हमारे पास बी जो इनपुट था वो क्या हुआ, हाई हुआ, तो हमारे पास आउटपुट 0 आ गया। यहाँ पे हमारा ए वाली जो इनपुट था वो हमारा 1 हुआ, हाई हुआ, तो आउटपुट 0 मिल गया, और हमारे पास दोनों हाई होने पर भी 0 मिल गया। तो ये हमारा कौन सा गेट होता है, नॉर गेट होता है। तो आपको इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम 6s + k = 0 डिटरमाइन द रेंज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, उस k की वैल्यू निकालनी है
जब आपका हमारा सिस्टम क्या होगा, के की वैल्यू निकालनी है जब हमारा क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। तो यहाँ से हमको जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दिया हुआ है, 6s प्लस के इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 6s इज इक्वल टू माइनस के, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एस। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, के की वैल्यू जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, 6 से कम रखेंगे। तो 6 से कम रखेंगे तो हमारा सिस्टम जो होगा, 6 से कम रखेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि हम क्या करेंगे कि हम 6 से कम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तब सिस्टम हमारा, क्योंकि 6 से कम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, माइनस में वैल्यू मिलेगी। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि माइनस में रूट होने का मतलब होता है हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये भी हमारा मैच करता है, लेकिन आंसर की में भी आपको फर्स्ट दिया हुआ है। और आपको यहाँ से अगर बात करता हूँ मैं बेस्ट ऑप्शन की, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे यही हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग भी आंसर तो मैच कर सकता है, क्योंकि के की वैल्यू हमारी 6 से कम होगी तो भी हमारा क्या होगा, हमको के की वैल्यू माइनस में मिलेगी। तो बी भी हमारा सही हो सकता है, लेकिन यहाँ से आपको आंसर की में 1 दिया हुआ तो हम 1 को ही कंसिडर करके चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिटरमाइन द आउटपुट सी इन टर्म्स ऑफ ई। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो आउटपुट है वो ई की टर्म्स में निकालना है। तो आपको पता है कि हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि सी ऑफ एस अपॉन ई ऑफ एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आपको दो गेन जो है वो सीरीज़ में दिए हुए हैं। तो आपको जब भी हमारे गेन सीरीज़ में होते हैं तो ये क्या, इनका क्या हो जाता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा G1 मल्टीप्लाई बाई G2। तो यहाँ से इस प्रकार हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, C अपॉन ई इज इक्वल टू G1 इंटू G2। तो यहाँ से हम सी ई की टर्म में निकालेंगे। ई की टर्म में अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई G1 G2, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन में इसके अलावा अगर आपको यहाँ से ये दोनों जो गेन दिए हुए हैं ये अगर आपके सीरीज़ में कनेक्ट ना होकर के अगर आपसे ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, यानी कि समांतर में कनेक्ट होते हैं कुछ इस प्रकार, ये G1 और ये G2, यहाँ से आपका ये C होता और यहाँ से आपके पास ये E होता, तो तब आपको जो यहाँ पे आउटपुट, जो यहाँ पे आउटपुट निकालना था वो आउटपुट क्या होता है हमारा, C अपॉन ई इज इक्वल टू G1 प्लस G2। जब हमारे समांतर में होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन जब सीरीज़ में होते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास C जो आता है वो क्या आता, ई मल्टीप्लाई बाई G1 प्लस G2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो हमको सीरीज़ में दिया होता है इन दोनों का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट इज। तो यहाँ से आपको सीरीज सर्किट के अकॉर्डिंग जो है, जो आपको गेट बनता है वो कौन सा बनता है। तो हमारा बात करते हैं यहाँ पे सीरीज़ में। तो हमारा सीरीज सर्किट कुछ इस प्रकार होता है, ये हमारा ए और ये बी। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं इसकी, तो जब भी हमारा एक भी स्विच अगर ऑफ होगा तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा एक भी स्विच ओपन सर्किट होगा तो हमको आउटपुट 0 मिलेगा। जब हमारे दोनों सर्किट क्या होंगे, क्लोज होंगे, तभी हमको आउटपुट में 1 मिलेगा। वरना अगर हमारा एक भी ओपन सर्किट रह गया तो हमको आउटपुट में 0 मिलेगा। यानी कि हम अगर बात करता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से, तो यह हो गया 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो यहाँ से अब अगर हमारा ये ए स्विच जो है वो अगर हमारा दोनों स्विच अगर हमारा ओपन सर्किट है तो हमको आउटपुट 1 मिलेगा। अगर हमारा ये हमारा ए होगा और ये बी होगा, तो अगर हमारा एक स्विच जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि बी स्विच अब हमारा क्लोज हो गया, तो उस टाइम पर भी यहाँ से सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि ओपन सर्किट है, तो उस टाइम पे भी हमको 0 मिलेगा। इसी प्रकार हमारे थर्ड केस में भी हमको 0 मिलेगा, लेकिन फोर्थ केस में दोनों स्विच हमारे क्लोज होंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो जी ये हमारी किस गेट की ट्रूथ टेबल होती है, तो ये हमारे पास एंड गेट की ट्रूथ टेबल होती है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंड गेट, यानी कि जो हमारा सीरीज सर्किट की तरह कौन बिहेव करता है, एंड गेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द किलोवाट हावर मीटर कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से हमारा जो एनर्जी मीटर होता है ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, किलोवाट हावर मीटर हम किसको कहते हैं, एनर्जी मीटर को कहते हैं। और एनर्जी मीटर क्या होते हैं, हमारे इंटीग्रेटिंग टाइप के होते हैं, यानी कि समाकलित टाइप के हमारे एनर्जी मीटर होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे एनर्जी को समाकलित फॉर्म में मेज़र करते हैं और ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एनर्जी को रिकॉर्ड भी तो करते हैं, जब हम मेज़र करते हैं तो रिकॉर्ड भी तो करते हैं साथ में। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी हमारी लाइट जाती है तो जहाँ जिस जिस यूनिट पे हमारा मीटर बंद हुआ था तो वहीं से आगे क्या होता है, हमारे पास जो मीटर की रीडिंग है वहीं से आगे से स्टार्ट होती है। तो ये क्या करता है, साथ में जो हमारी यूनिट होती है उसको भी रिकॉर्ड करता है साथ में। तो ये हमारे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच विच ऑफ द इनपुट पैरामीटर ए बी सी विल प्रोवाइड लॉजिक वन आउटपुट फॉर द सर्किट। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हमको आउटपुट में वन लाना है। तो आउटपुट में वन लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो आपको पता ही है हमारा एंड गेट है। तो एंड गेट में क्या होगा, हमारा यहाँ पे तो हमको वन रखना होगा। अगर हम जीरो रखेंगे तो ये हमारा आउटपुट वन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या रखना होगा, वन रखना होगा। तो अब हमको यहाँ से ए बराबर हम वन रखेंगे और यहाँ से हम बी बराबर जीरो रखेंगे। तो हमारा वन और जीरो, ये कौन सा गेट है हमारे पास, और गेट है। तो और गेट में वन और जीरो अगर हम रखते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है, हमको वन मिलता है। क्योंकि अगर हमारा और गेट के अंदर एक भी अगर हमारे पास बिट हाई हो जाता है, एक भी इनपुट हाई हो जाता है, तो हमको आउटपुट क्या मिलता है, वन मिलता है। तो यहाँ से अब हम एंड गेट में क्या करते हैं, दोनों वन और वन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वन हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या रखना पड़ेगा, इनपुट में वन जीरो वन। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए नेटवर्क का स्थान स्थानांतरण फलन, यानी कि आपको ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो हमको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है और इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है और दोनों का रेशो ले लेना है। तो हमको यहाँ से जो सर्किट है इसका हमको ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सर्किट दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आर दिया हुआ है, हम इसी सर्किट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो आर दिया हुआ है, ये आई दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आई ऑफ एस हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लाप्लांस करेंगे तो हमारे पास जो टाइम डोमेन में जो भी फंक्शन होता है वो एस डोमेन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सी हमारा किस में हो जाएगा, वन अपॉन एस सी में चेंज हो जाएगा। क्यों, और यहाँ पे आर हमारा आर में रहेगा, क्योंकि आर जो होता है हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होता है, और एल और सी हमारे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। इस वजह से अगर हमको सर्किट में एल दिया हुआ होता है तो हम उसको एस एल में चेंज कर लेते हैं। और अगर हमको सी दिया हुआ होता है, क्या दिया होता है, सी कैपेसिटर, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, वन अपॉन एस सी में चेंज कर लेते हैं। तो हमको सी दिया हुआ था तो हमने इसको वन अपॉन एस सी में चेंज कर लिया है। अब क्या करना है, हमको यहाँ से आउटपुट में केवीएल लगाना है। तो आउटपुट में केवीएल कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से जो हमारा वी नोट होगा यही तो हमारा आउटपुट होगा। तो जो वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज तो हमारा यहाँ पे वी नोट मिलेगा हमको, क्योंकि हमारा समांतर में वोल्टेज सेम होता है। तो हमारा यहाँ पे वी नोट जो हो जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वी नोट ऑफ एस। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पे इसमें करंट, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो करंट हमारी फ्लो कर रही है, वो कर रही है आई ऑफ एस। और हमारे पास इसके पास कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन एस सी। तो ये हमारे पास वी ऑफ एस आ चुका है, यानी कि हमको आउटपुट की वैल्यू तो मिल गई है। अब हमको इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, यहाँ से वी आई ऑफ एस कैलकुलेट करना है, यानी कि इनपुट का वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अब हम यहाँ पे इस वाले सर्किट में केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल लगाएंगे यहाँ पे इस वाले सर्किट में। तो यहाँ पे केवीएल इस प्रकार लगाएंगे कि हमारा इसके अक्रॉस ड्रॉप जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास आई ऑफ एस इंटू आर प्लस आई ऑफ एस इंटू वन अपॉन एस सी। तो यहाँ से हम आई ऑफ एस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस वन अपॉन एस सी। तो ये हमको जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वी आई ऑफ एस, इसकी वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। तो अब मैंने अभी आपको बताया था जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास, वी आउटपुट ऑफ एस अपॉन वी इनपुट ऑफ एस। तो हमको इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ से। तो वी आउटपुट ऑफ एस, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, आई ऑफ एस अपॉन एस सी। ये हमारे पास आउटपुट की वैल्यू आई थी। और अभी हमने इनपुट की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो इनपुट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, आई ऑफ एस आर प्लस वन अपॉन एस सी, ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो सबसे पहले तो हमारे पास हम क्या करेंगे, आई ऑफ एस से हमारे पास आई ऑफ एस कट जाएगा। उसके बाद ये क्या बच जाएगा, अब हमारे पास ये हो जाएगा नेक्स्ट, ये हो जाएगा वन अपॉन एस सी अपॉन
आर प्लस 1/SC। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1/SC। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, SC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RSC प्लस 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, SC से SC भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा हमको वो कितना मिल जाएगा, 1/RSC प्लस 1। ये हमको यहाँ से ट्रांसफ़र फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब आपको मैंने अभी जो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करके बताया वो बताया मैंने अभी आपको 1/RSC प्लस 1। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी हमको 1+RSC ही मिलेगा। वो कैसे है कि सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1/RC अपॉन हमने एलसीएम ले लिया RC। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, RSC प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास ये RSC से RSC कट गया। तो ये बन जाएगा 1/1 RSC प्लस 1। तो हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, दोनों सेम ही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कुछ 30 क्वेश्चन के आसपास हमने इस पेपर में इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाकी के हमारे 30 क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।